नूरानी शहर का सबसे नेक इंसान। नूरानी शहर की सुबह जब भी होती थी तो पहली रोशनी वजीर मुराद अली के मकान की दहलीज पर पड़ती थी, जैसे सूरज भी जानता हो कि इस शहर में सबसे पहले किसकी आंखें खुलनी चाहिए। मुराद अली एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी जबान पे जो आता है वही उनके दिल में होता है, और उनके दिल में जो होता है वही उनके अमल में नजर आता है। 50 साल की उम्र में भी उनकी पीठ सीधी थी, आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो रात को सोते वक्त अपने जमीर से बेफिक्र हो सकते हैं। उनके बाल सफेद थे, दाढ़ी करीने से तराशी हुई, और जब वे दरबार में चलते थे तो उनके कदमों में एक वजन होता था, न घमंड का न डर का, बस एक इत्मीनान का जो सच्चे इंसानों को नसीब होता है। बादशाह फैसल खान का दरबार नूरानी शहर की शान था। बड़े बड़े अमीर, सिपाह सालार, काजी और मुसाहिब सब वहां जमा होते थे, लेकिन बादशाह की नजर में सबसे ऊंचा मकाम मुराद अली का था। जब भी कोई मुश्किल फैसला होता, बादशाह की नजर पूरे दरबार को घूमती हुई आखिर मुराद अली के चेहरे पर टिक जाती। जब भी कोई जंग की बात होती, मुराद अली ही वह शख्स होते जो पहले अमन का रास्ता तलाश करते। जब भी खजाने की बात होती, मुराद अली ही वह जबान होते जो गरीबों का हिस्सा याद दिलाती। बादशाह उन्हें सिर्फ वजीर नहीं, एक तरह का आईना मानते थे, जिसमें वे खुद को देखते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे। मुराद अली का घर शहर के बीचों बीच एक पुरानी गली में था। बड़ा मकान नहीं, न कोई बड़ा बाग, लेकिन उसकी दीवारें इस तरह खड़ी थीं जैसे किसी ने उन्हें ईमानदारी के गारे से चुना हो। उनके दरवाजे पर हमेशा एक छोटी सी भीड़ रहती थी। कभी कोई मोहल्ले का बूढ़ा अपना झगड़ा लेकर आता, कभी कोई विधवा अपनी फरियाद लेकर, कभी कोई गरीब ताजिर जिसका माल किसी जालिम अमीर ने रोक लिया हो। मुराद अली हर एक की बात सुनते, हर एक का दुख समझते, और जो बन पड़े वह करते। उनके पड़ोसी कहते थे कि वजीर साहब के घर में सुबह की अजान के साथ मेहमान आने शुरू हो जाते हैं और रात के खाने तक जाते नहीं। उनकी बेटी नाजनीन इसी माहौल में पली बढ़ी थी। नाजनीन नाम ही उसका काफी था उसकी नजाकत बयान करने के लिए, लेकिन जो लोग उसे सिर्फ उसके हुस्न से पहचानते थे वे उसे पूरी तरह नहीं जानते थे। उसकी आंखों में एक तेजी थी जो उसके बाप की आंखों जैसी थी, वही इत्मीनान, वही गहराई। उसने अपने बाप को देखकर सीखा था कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत इज्जत है और सबसे बड़ी ताकत सच। अपने बाप के साथ अक्सर बैठती, उनकी बातें सुनती, सवाल पूछती, और मुराद अली भी उसे एक बेटी की तरह नहीं, एक अजीज दोस्त की तरह जवाब देते। उनकी बेगम गुजर चुकी थी, नाजनीन छोटी थी तब से, इसलिए बाप और बेटी के बीच एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से नहीं, सालों की खामोश साहचर्य से बना था। दरबार के अमीरों में 3 नाम ऐसे थे जिनकी जलन मुराद अली की तरक्की देखकर हर रोज बढ़ती थी। पहला था अमीर जफर, बादशाह का दूर का रिश्तेदार जो समझता था कि बादशाह का करीबी होने का हक सिर्फ खून के रिश्ते से मिलता है, काम से नहीं। दूसरा था अमीर सरताज, खजाने का निगरान, जिसकी उंगलियां हमेशा सरकारी दौलत में चिपकी रहती थीं और मुराद अली कई बार इस पर आपत्ति उठा चुके थे। तीसरा था अमीर दिलावर, सिपाह सालार, जो हर मसले का हल तलवार में देखता था और जिसके रास्ते में मुराद अली की अमन पसंद सोच हमेशा दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन एक बात में एक थे, मुराद अली उन्हें चैन से नहीं जीने देते थे। उन दिनों नूरानी शहर और शाहनगर के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी। शाहनगर का बादशाह इस्कंदर एक चालाक और बेरहम शख्स था जिसने कई छोटे मुल्कों को हड़प लिया था। उसकी नजर नूरानी शहर के उपजाऊ मैदानों और व्यापार के रास्तों पर थी, लेकिन जब तक मुराद अली थे, बादशाह फैसल खान की नीति सतर्क और मजबूत रही। मुराद अली ने कई बार ऐसे मौके पर जब इस्कंदर युद्ध के करीब आया, एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि वह पीछे हट गया। इस्कंदर को मुराद अली से नफरत थी, उस इंसान से जो उसकी चालों को हर बार नाकाम कर देता था। एक शाम मुराद अली दरबार से लौट रहे थे जब उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे रो रहा था। उन्होंने पालकी रुकवाई, उतरे और उस बच्चे के पास बैठ गए। बच्चे ने बताया कि उसका बाप बीमार है और मां के पास दवा के पैसे नहीं। मुराद अली उसे लेकर खुद उसके घर गए, देखा कि घर में सच में कुछ नहीं है। अपनी जेब से पैसे निकाले और एक खादिम को हकीम के पास भेजा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, यह तो रोज होता था, लेकिन उस रात नाजनीन को जब पता चला, उसने अपने बाप को गले लगा लिया और कहा, अब्बा जान,
आप इंसान नहीं, रहमत हैं। मुराद अली ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, मैं बस एक इंसान हूं जो इंसान होने की कोशिश करता है, यही काफी है। नाजनीन की तालीम अपने बाप की देखरेख में हुई थी। वह फारसी जानती थी, अरबी जानती थी, हिसाब जानती थी। उसने दरबारी चाल ढाल भी देखी थी, क्योंकि मुराद अली कभी कभी उसे दरबार के बाहर बैठकर बातें सुनने देते थे, सिर्फ इसलिए कि वे चाहते थे कि उनकी बेटी दुनिया को आंखें खोलकर देखे, पर्दे से नहीं। एक उस्तानी थी जो उनके घर आती थी, इसलिए नहीं कि नाजनीन को दरबार में पेश किया जाए, बल्कि इसलिए कि कला इंसान को अंदर से मजबूत करती है। नाजनीन का जिस्म जब नृत्य करता था तो लगता था जैसे हवा का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, लेकिन उसकी आंखें तब भी चौकस रहती थीं, सोचती रहती थीं। उन दिनों दरबार में एक नई हलचल थी। इस्कंदर ने अपने कुछ खास आदमी नूरानी शहर में भेजे थे, व्यापारी के भेष में, कुछ तीर्थयात्री के भेष में। ये लोग शहर में घूमते थे, बातें करते थे और कुछ खास लोगों से मिलते थे। मुराद अली को इसकी भनक थी। उन्होंने बादशाह को आगाह किया था कि शाहनगर से कोई साजिश पक रही है। बादशाह ने सुना, माना और सतर्क रहने का हुक्म दिया, लेकिन जो दुश्मन घर के अंदर बैठा हो उससे कोई बाहरी पहरा क्या बचाएगा। अमीर जफर, अमीर सरताज और अमीर दिलावर, तीनों ने मिलकर एक बड़ी चाल सोची थी जिस पर वे महीनों से काम कर रहे थे, और उस चाल की जड़ें शाहनगर तक जाती थीं, इस्कंदर तक। उन्होंने इस्कंदर के आदमियों से राब्ता किया था। उन्हें पैसा चाहिए था और इस्कंदर को मुराद अली की बर्बादी सौदा हो गया था। अब बस वक्त की जरूरत थी और एक ऐसी रात की जब बादशाह का भरोसा कुछ देर के लिए डोल सके। वह रात जाड़े के एक मंगलवार को, दरबार शाम को भी लगा हुआ था। कोई अहम मामला था सीमा पर। मुराद अली अपनी राय दे रहे थे जैसा हमेशा देते थे, साफ, बेबाक और बिना किसी लाग लपेट के। उन्होंने कहा कि सीमा पर फौज बढ़ाने से पहले इस्कंदर की नीयत को और परखना होगा। जल्दबाजी नुकसान करेगी। अमीर दिलावर ने इस पर एतराज किया। उसने कहा कि वजीर साहब हमेशा जंग से डरते हैं। मुराद अली ने शांत आवाज में जवाब दिया, डर नहीं, अक्ल। बादशाह ने मुराद अली की बात मानी। दिलावर का चेहरा लाल हो गया। उस रात तीनों अमीरों ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। नाजनीन उस रात देर से सोई। उसे कुछ बेचैनी थी, वजह नहीं पता थी। उसने खिड़की खोली, बाहर देखा। शहर में एक अजीब सी खामोशी थी। गलियां सुनसान थीं, लेकिन दूर कहीं एक दिया जल रहा था, अमीर जफर के मकान में। इतनी रात को उसने सोचा शायद कोई मेहमान है। वह वापस सो गई, लेकिन वह दिया जो रात भर जला ये कैसी साजिश की रोशनी था जो जल्द ही मुराद अली की जिंदगी पर अंधेरा डालने वाली थी। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। मुराद अली दरबार जाते, काम करते, लौटते। नाजनीन घर संभालती, पढ़ती, कभी कभी बाप के साथ शाम की सैर करती। उन्होंने एक शाम पुरानी नहर के किनारे बैठकर खजूर खाए और बातें की। मुराद अली ने कहा था, नाजनीन, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सबूत है। जिसके पास सबूत है उसके पास सच है, और सच के आगे हर झूठ एक न एक दिन घुटने टेक देता है। नाजनीन ने पूछा था, और अगर सबूत ही झूठे हों अब्बा जान? मुराद अली रुके थे। सोचा था, फिर कहा था, तो भी एक रास्ता होता है बेटा। तब आदमी को खुद ही वह सबूत ढूंढना पड़ता है जो सच को सच साबित करे। नाजनीन ने उस वक्त यह बात एक फलसफे की तरह सुनी थी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में यही बात उसकी जिंदगी की राह बन जाएगी। और फिर वह दिन आया। सुबह के वक्त जब मुराद अली नमाज पढ़ चुके थे और नाश्ते की मेज पर बैठे थे, दरबार के पहरेदार उनके दरवाजे पर आए। उनके हाथों में बादशाह का हुक्मनामा था। नाजनीन रसोई से निकल कर आई। उसने देखा कि उसके बाप का चेहरा पढ़ते पढ़ते पत्थर की तरह हो गया। उन्होंने कागज रख दिया, आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर उठे। पहरेदारों ने कहा, वजीर साहब, बादशाह सलामत का हुक्म है कि आप उनके साथ चलें। मुराद अली ने नाजनीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। उन्होंने कहा, घबराना नहीं बेटा, सच का बाल भी बांका नहीं होता। और चले गए। नाजनीन वहीं खड़ी रही, उस कागज को देखती रही जिस पर लिखा था कि वजीर मुराद अली पर जासूसी का इल्जाम है। दरबार में जो हुआ वह तेजी से हुआ। तीनों अमीरों ने एक के बाद एक अपनी बात रखी। अमीर जफर ने एक खत पेश किया, मुराद अली की लिखावट में, या कम से कम उससे मिलती जुलती, जिसमें शाहनगर के एक अधिकारी को नूरानी शहर की सैन्य जानकारी दी गई थी। अमीर सरताज ने 2 गवाह पेश किए
जिन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने मुराद अली को शाहनगर के जासूसों से मिलते देखा। अमीर दिलावर ने बड़े जोश से भाषण दिया कि यह शख्स दशकों से देश को धोखा दे रहा है। बादशाह फैसल खान के चेहरे पर एक अजीब कशमकश थी। वे जानते थे कि मुराद अली पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इतने सारे सबूत सामने थे, इतनी गवाहियां थीं कि उनका दिल डोल गया। उन्होंने हुक्म दिया, मुराद अली को कैद कर लो जब तक तहकीकात पूरी न हो। मुराद अली को जब जंजीर पहनाई जा रही थी, उन्होंने एक बार भी न रोए न चिल्लाए। उन्होंने बस इतना कहा, बादशाह सलामत, मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की। जो आज हो रहा है वह एक साजिश है। सच एक दिन जरूर सामने आएगा। बादशाह ने आंखें फेर लीं। पहरेदार उन्हें ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में 3 अमीरों की मुस्कान छुपी हुई थी। एक जीत की मुस्कान, एक ऐसी जीत की जो झूठ पर खड़ी थी। नाज़नीन को खबर शाम को मिली। एक पड़ोसी ने आकर बताया। वह एक पल के लिए जम गई, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर उसने खुद को संभाला। उसने रोया नहीं। उसे पता था कि रोने का वक्त नहीं था। उसके बाप ने सच का बाल भी बांका न होने की बात कही थी, लेकिन अब वह सच को बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने अपनी मां की पुरानी अंगूठी उठाई जो उसके पास बचपन से थी, उसे अपनी उंगली में पहना और एक लंबी सांस ली। कल दरबार जाना था। बादशाह को खुद बताना था। वह अपने बाप के लिए लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। दरबार की दहलीज और शाहनगर का रास्ता। नाजरीन ने उस रात सोने की कोशिश नहीं की। वह अपने बाप के कमरे में बैठी रही। उस कमरे में जहां उनकी किताबें थीं, उनका तकिया था, उनकी पुरानी दवात और कलम थी। उस कमरे में अभी भी उनकी खुशबू थी, एक पुरानी मानी हुई खुशबू जो इत्र की नहीं बल्कि उस इंसान की थी जो बरसों से उस कमरे में बैठकर सोचता रहा था, लिखता रहा था और अपने मुल्क के बारे में फिक्र करता रहा था। नाज़नीन ने उनकी एक किताब उठाई, फारसी शायरी की, और उसके पन्ने पलटने लगी बिना पढ़े। उसका दिमाग कहीं और था। वह सोच रही थी कि कल क्या कहेगी, कैसे कहेगी और बादशाह उसकी बात सुनेंगे या नहीं। उसे पता था कि एक बेटी की आवाज दरबार में कमजोर मानी जाती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था अभी के लिए। सुबह होने से पहले उसने खुद को तैयार किया। न कोई जेवर, न कोई चमकदार लिबास। उसने एक सादी लेकिन शरीफाना पोशाक पहनी, सफेद और हल्के नीले रंग की, जैसी कोई मातमसदा लेकिन इज्जतदार घर की लड़की पहनती है। उसने अपने बाल करीने से बांधे, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और आईने में एक बार खुद को देखा। आंखों में थकान थी लेकिन हार नहीं। उसने मां की अंगूठी को एक बार छुआ, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो बिना होंठ हिलाए। फिर दरवाजा खोला और निकल गई। दरबार तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लगा। रास्ते में शहर जाग रहा था, दुकानें खुल रही थीं, बच्चे मदरसे की तरफ जा रहे थे, एक बूढ़ा ताजिर अपनी रेहड़ी सजा रहा था। नाज़नीन ने सोचा कि इन सबको नहीं पता कि रात भर क्या हुआ, नहीं पता कि जिस शख्स ने इस शहर को दशकों तक दुश्मनों से बचाया वह आज जंजीरों में है। यह सोचकर उसका गला भर आया। उसने खुद को रोका। रोने का वक्त नहीं था। वह बात उसने रात को खुद से कही थी और अभी भी कह रही थी। दरबार के बाहर पहरेदार खड़े थे। नाज़नीन ने उनसे कहा कि वह वजीर मुराद अली की बेटी है और बादशाह सलामत से मिलना चाहती है। पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, बादशाह सलामत अभी दरबार में नहीं है। नाज़नीन ने कहा, मैं इंतजार करूंगी। वह वहीं एक तरफ खड़ी हो गई। धूप चढ़ती रही, लोग आते जाते रहे। दरबारी अंदर गए, बाहर आए। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या शायद ध्यान दिया लेकिन नजरें फेर ली, क्योंकि वजीर के घर से रिश्ता रखना उन दिनों खतरनाक हो गया था। करीब दोपहर को एक खादिम आया और बोला, बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। नाज़नीन के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी। वह उसके पीछे चली। दरबार के बड़े दरवाजे से गुजरी। संगमरमर के फर्श पर उसके कदमों की आहट गूंजी। बड़े बड़े स्तंभ, ऊंची छत, दीवारों पर कारीगरी, यह सब उसने पहले भी देखा था जब वह बचपन में कभी कभी बाप के साथ आती थी। लेकिन उस वक्त यह जगह बड़ी और खूबसूरत लगती थी। आज वही जगह ठंडी और अजनबी लग रही थी। बादशाह फैसल खान तख्त पर बैठे थे। उनके दोनों तरफ अमीर थे और नाज़नीन ने देखा कि उन तीनों में से 2 वहां थे, अमीर जफर और अमीर सरताज। दोनों के चेहरे पर एक मुनासिब सा गंभीर भाव था, जैसे वे बड़े दुखी हों वजीर के मामले से। लेकिन नाज़नीन की आंखें उनकी आंखों तक पहुंची और वह समझ गई।
वह समझ गई कि यह दुख झूठा है, एक ऐसा दुख जो किसी माहिर झूठे ने चेहरे पर चिपकाया हो। उसने अपनी नजर हटाई और बादशाह की तरफ की। बादशाह ने कहा, नाजनीन, हम जानते हैं तुम क्यों आई हो, अपने बाप के लिए। नाजनीन ने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, जी बादशाह सलामत, मेरे अब्बाजान बेगुनाह हैं। वह खत जो पेश किया गया वह झूठा है, वह गवाह जो लाए गए वे खरीदे हुए हैं। मेरे अब्बाजान ने अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क के लिए लगाई है, वे दुश्मन का साथ नहीं दे सकते। उसकी आवाज कांपी नहीं, उसने हर लफ्ज साफ कहा। बादशाह का चेहरा एक पल के लिए कुछ हुआ, शायद कुछ महसूस हुआ उन्हें, लेकिन वह एक पल ही था। अमीर जफर ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, यह एक बेटी की मोहब्बत है। बेटी अपने बाप की गलती नहीं देख सकती, यह स्वाभाविक है, लेकिन सबूत तो सबूत है। अमीर सरताज ने सिर हिलाया, और गवाह 2 नहीं 4 हैं। 4 लोग एक साथ झूठ नहीं बोलते। नाजनीन ने कहा, बोलते हैं जब उन्हें पैसा मिले। दरबार में एक हलचल हुई। अमीर जफर का चेहरा थोड़ा तना, लेकिन उसने आवाज मुलायम रखी, बेटी, यह इल्जाम बड़ा है, इसे साबित करना होगा। बादशाह ने कहा, नाजनीन, हम तुम्हारे अब्बा की खिदमात को भूले नहीं हैं, लेकिन जो सबूत आए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहकीकात होगी, अगर वे बेगुनाह हुए तो रिहा होंगे। नाजनीन ने एक और कोशिश की, बादशाह सलामत, मुझे बस इतना पूछना है कि जो खत पेश हुआ, क्या उसकी लिखावट किसी माहिर से झंझवाई गई? क्या उन गवाहों की पहले कोई तफ्तीश हुई कि वे खुद कैसे इंसान हैं? बादशाह रुके। यह सवाल जरूरी था, और शायद उन्हें खुद भी यह नहीं सोचा था। लेकिन अमीर जफर ने बीच में कहा, यह सब तहकीकात में होगा बादशाह सलामत, लेकिन अभी जरूरी यह है कि मुल्क की सलामती का ख्याल रखा जाए। बादशाह ने अपना फैसला दे दिया, नाजनीन, तहकीकात जारी रहेगी, तुम वापस जाओ, जो होना होगा होगा। यह एक दरवाजा बंद होने जैसा था। नाजनीन समझ गई कि यहां और कुछ नहीं होगा अभी के लिए। उसने एक बार फिर झुककर सलाम किया और मुड़ गई। जब वह दरबार से बाहर निकली तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पीछे अमीर जफर की नजर थी, एक ऐसी नजर जो जीत का ऐलान कर रही थी। बाहर निकलकर नाजनीन एक पल के लिए दरबार की दीवार के साए में खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, यह रास्ता बंद था, लेकिन उसके अब्बाजान ने कहा था, एक रास्ता हमेशा होता है। वह सोचने लगी, उसके पास अभी क्या था? एक बेगुनाह बाप जो कैद में था, एक झूठा खत जो सबूत के तौर पर पेश हुआ, खरीदे हुए गवाह, और 3 अमीर जो दरबार में बैठे इस साजिश के पीछे थे। लेकिन यह साजिश इतनी पक्की थी, इतनी तैयारी से बनाई गई थी। यह सिर्फ उन तीनों की अकल का काम नहीं था, इनके पीछे कोई और था। अगले 2 दिन नाजनीन ने शहर में घूमते हुए गुजारे। वह उन लोगों से मिली जो उसके बाप को जानते थे, पुराने खादिम, बाजार के दुकानदार, दरबार के निचले दर्जे के मुलाजिम जो बड़े अमीरों के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे, लेकिन अकेले में बात कर सकते थे। उसने हर किसी से बड़े सलीके से पूछा, किसने क्या देखा, किसने क्या सुना। एक बूढ़े दरबारी खादिम ने, जो रिटायर हो चुका था, बताया कि उस रात जब मुराद अली को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले एक अजनबी आदमी अमीर जफर के घर गया था। दोपहर को 2 घंटे रहा। वह अजनबी शाहनगर की बोली में बात करता था। शाहनगर, यह लफ्ज नाजनीन के दिमाग में एक तीर की तरह लगा। उसने उस खादिम से और पूछा, वह आदमी कैसा था, कैसे कपड़े थे, कोई और निशानी? खादिम ने बताया कि उसकी कमर पर एक खास तरह की पेटी थी, चमड़े की, जिस पर शाहनगर के शाही घराने का निशान था, एक उकाब जिसके पंख खुले हों। नाजनीन ने यह सुनकर आंखें बंद की। उसे याद आया कि उसके अब्बाजान ने कई बार बताया था कि इस्कंदर के खास दूत वह निशान पहनते हैं। इसका मतलब था कि इस साजिश का सिरा शाहनगर में था, इस्कंदर के दरबार में। उस रात नाजनीन ने अपने कमरे में बैठकर सब कुछ सोचा। तस्वीर साफ होती जा रही थी। 3 अमीरों ने साजिश की, लेकिन इसके पीछे इस्कंदर था। उसी ने खत बनवाया होगा, उसी ने गवाह खरीदवाए होंगे, उसी ने यह पूरा जाल बुना होगा। और अगर असली सबूत कहीं था, कोई ऐसा कागज, कोई ऐसी चीज जो यह साबित करे कि यह खत झूठा है और साजिशकर्ता कौन है, तो वह शाहनगर में होगी, इस्कंदर के पास। नाजनीन जानती थी कि इस्कंदर इतना चालाक आदमी था कि वह हर चीज का रिकॉर्ड रखता था, अपनी हर चाल का, हर सौदे का।
यह उसकी कमजोरी भी थी और ताकत भी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं था। शाहनगर एक दुश्मन मुल्क था। वहां जाना, एक नूरानी शहर की लड़की का अकेले जाना, आसान नहीं था। और अगर कोई पहचान ले तो क्या होगा, यह भी वह जानती थी। लेकिन उसके सामने दो रास्ते थे। एक, घर बैठी रहे और उम्मीद करे कि तहकीकात सच सामने ले आएगी। जो उसे पता था नहीं आएगी, क्योंकि तहकीकात उन्हीं हाथों में थी जिन्होंने साजिश की थी। दूसरा रास्ता था कि खुद जाए, खुद ढूंढे और वह सबूत लेकर आए जो उसके बाप को बचा सके। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने जिस लम्हे यह तय किया, उसके बाद एक अजीब सी शांति आई। वह शांति जो तब आती है जब फैसला हो जाए और दिल उसे मान ले। अब सोचना था कि शाहनगर कैसे जाया जाए, किस भेस में जाया जाए और महल तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। शाहनगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था अपने बाप से। वह एक बड़ा शहर था, नूरानी से बड़ा। वहां का बाजार मशहूर था और इस्कंदर का महल उस शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर था, ऊंचा, रौबदार और मजबूत दीवारों से घिरा। महल में आम लोगों का दाखिला नहीं था, लेकिन एक रास्ता था। महल में हर जुमे की रात एक जश्न होता था। इस्कंदर का दरबार रात को संगीत और नाच के साथ सजता था। उस रात के लिए बाहर से नाचने गाने वाले बुलाए जाते थे। यह बात उसे उसके बाप ने बताई थी, एक बार बातों बातों में, यह समझाते हुए कि इस्कंदर किस तरह का आदमी है। नाज़नीन नाच जानती थी, यह उसके काम आने वाला था। अगले दिन उसने अपने घर की एक पुरानी नौकरानी जरीना से, जो अब बूढ़ी थी लेकिन वफादार थी, सब कुछ बताया। जरीना ने पहले मना किया, बहुत मना किया। उसने कहा कि यह पागलपन है, कि वह अकेली लड़की है, कि शाहनगर में क्या होगा अगर पकड़ी गई। नाज़नीन ने सुना सब और फिर कहा, जरीना, अगर मैं न गई तो अब्बा जान को फांसी होगी। तुम बताओ मैं क्या करूं। जरीना चुप हो गई, फिर रोई, फिर उठी और कहा, चलो चलो बैठो, तैयारी करते हैं। जरीना का एक रिश्तेदार था जो उन दिनों शाहनगर की तरफ के एक गांव में रहता था और कभी कभी दोनों शहरों के बीच माल ढोने का काम करता था। उसके जरिए सवारी का इंतजाम हो सकता था। नाज़नीन के पास कुछ पैसे थे। उसकी मां के जेवर थे जो उसने बेचने का फैसला किया। जरीना ने उसे एक ऐसा लिबास दिया जो उन औरतों जैसा था जो शाहनगर के आसपास के इलाके में रहती थीं, मोटे कपड़े का, सादे रंग का। नाज़नीन ने अपने बाल अलग तरह से बांधे, अपनी जबान में शाहनगर का लहजा डालने की कोशिश की। वह फारसी जानती थी और शाहनगर में भी फारसी ही बोली जाती थी, बस लहजा थोड़ा अलग था। उसने एक छोटी सी पोटली बांधी, थोड़े कपड़े, थोड़े पैसे, एक छुरी जो उसने अपने बाप के संदूक से निकाली थी, वही छुरी जो मुराद अली हमेशा सफर में रखते थे। उसने छुरी को हाथ लिया और एक पल उसे देखती रही, फिर उसे कमरबंद में छुपा लिया। जरीना ने उसे गले लगाया लंबे वक्त तक और रोती रही। नाज़नीन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं वापस आऊंगी, अब्बा जान को लेकर आऊंगी। जरीना ने उसका माथा चूमा। रात के पिछले पहर नाज़नीन घर से निकली। शहर सो रहा था, गलियां खाली थीं। दूर एक कुत्ता भौंका और चुप हो गया। वह तेज कदमों से चलती रही, उस जगह की तरफ जहां जरीना के रिश्तेदार की बैलगाड़ी मिलनी थी। रात की ठंड में उसकी सांसें भाप बन रही थीं। उसने एक बार पीछे मुड़कर नूरानी शहर को देखा। उसके घर की खिड़की में एक दिया जल रहा था जो जरीना ने जलाया था। उसने मन में कहा, वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। फिर आगे बढ़ गई। जरीना के रिश्तेदार का नाम सलामत था, एक खामोश, भरोसेमंद आदमी जिसने ज्यादा सवाल नहीं किए। जरीना ने उससे पहले ही बात कर ली थी। उसने नाज़नीन को बैलगाड़ी में पीछे बैठाया, माल के बोरों के बीच में, और बैलगाड़ी चल पड़ी। नाज़नीन ने बोरों के बीच झुककर आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, 2 दिन का। उसने खुद से वादा किया कि वह डरेगी नहीं। रास्ते में एक पड़ाव पर एक छोटे से कस्बे में सलामत ने रोटी खाई और नाज़नीन को भी दी। नाज़नीन ने खाई, बिना स्वाद के, बिना ख्याल के। उसका दिमाग आगे था, शाहनगर में। वह सोच रही थी कि महल में दाखिल होने के लिए उसे क्या करना होगा। उसे पता था कि जुमे की रात का जश्न होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले शहर में किसी से संपर्क करना होगा। ऐसे किसी से जो नाचने गाने वालों के बारे में जानता हो और महल की तरफ रास्ता दिखा सके। दूसरे दिन शाम को जब बैलगाड़ी एक पहाड़ी के मोड़ पर पहुंची
तो दूर पहाड़ी पर एक बड़े शहर की रोशनियां दिखी। सलामत ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, शाहनगर। नाज़नीन ने वो रोशनियां देखी। सुंदर थी दूर से देखने पर, लेकिन वह जानती थी कि उन रोशनियों के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने उसके बाप की जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया था। उसने वह रोशनियां देखी और उसकी मुट्ठी भींच गई। शाहनगर का दाखिला एक बड़े दरवाजे से था। पहरेदार थे, लेकिन माल लेकर आने वाले बहुत से लोग आते जाते थे, इसलिए सलामत की बैलगाड़ी बिना ज्यादा सवाल के अंदर हो गई। शहर के अंदर का नजारा एक नई दुनिया जैसा था। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़े रास्ते, रोशन बाजार। लेकिन नाज़नीन ने यह भी देखा, एक तरफ कुछ लोग थे जो बहुत मेहनत कर रहे थे, भारी बोझ उठा रहे थे, और उनके चेहरों पर वह थकान थी जो डर से आती है, मेहनत से नहीं। पहरेदार यहां वहां खड़े थे, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। इस्कंदर की सल्तनत में रौब था, लेकिन उस रौब के नीचे एक दबा हुआ डर था। सलामत ने उसे शहर के एक पुराने हिस्से में उतारा जहां सराय थी। उसने कहा, मैं कल सुबह वापस जाऊंगा, आप जो करना है करो। नाज़नीन ने उसे पैसे दिए और शुक्रिया अदा किया। अंदर गई। सराय छोटी थी लेकिन सुरक्षित लगती थी। उसने एक कमरा लिया और अपनी पोटली रख दी। उस रात उसे पता करना था कि नाचने वालों का दल कहां मिलेगा और महल तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकलेगा। उसने सराय के मालिक से, एक मोटे उदासीन से आदमी से, पूछा कि शहर में कोई उस्ताद हैं जो नृत्य सिखाते हों या दल में लेते हों। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, बाई साहिबा का दल है पुराने बाजार में, वह महल के लिए लड़कियां भेजती हैं जुमे की रात। नाज़नीन ने कहा, उनसे मिलना है। आदमी ने कंधे उचकाए। सुबह जाओ। नाज़नीन ने उस रात करीब करीब बिना सोए गुजारी, लेकिन इस बार यह बेचैनी की नींद नहीं थी, यह तैयारी की जागती आंखें थीं। वह अगले कदम के बारे में सोच रही थी। पूछ रही थी कि बाई साहिबा उसे मानेंगी या नहीं। खोज रही थी कि महल के अंदर जाने के बाद असली खत कहां होगा, इस्कंदर के निजी कमरे में, दरबारी दफ्तर में। यह वह नहीं जानती थी, लेकिन वह एक बात जानती थी, एक बार अंदर पहुंच जाए तो रास्ता मिलेगा। उसके अब्बा जान ने कहा था, जब आदमी सच की तलाश में निकले तो रास्ते खुलते हैं। उसने इस पर भरोसा किया। सुबह होते ही वह पुराने बाजार की तरफ निकल गई। शहर जाग रहा था। उसने अपना लहजा दुरुस्त रखा, अपनी चाल में कोई जल्दी नहीं दिखाई, एक आम मुसाफिर की तरह चलती रही। पुराने बाजार में एक पुरानी सी हवेली थी जिसके बाहर एक छोटी सी तख्ती थी, बाई रोशनारा का दरवाजा। नाज़नीन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक युवा लड़की ने खोला। नाज़नीन ने कहा कि वह बाई साहिबा से मिलना चाहती है। लड़की ने उसे अंदर बुलाया और बाहर के कमरे में बैठाया। कुछ देर बाद एक औरत आई, 50 के आसपास की उम्र, भारी जिस्म, आंखों में एक माहिर नजर जो इंसान को एक बार देखकर परख लेती थी। उसने नाज़नीन को ऊपर से नीचे देखा और कहा, क्या काम है? नाज़नीन ने कहा, मुझे महल में जाना है जुमे की रात के लिए। रोशनारा ने कहा, नाचती हो? नाज़नीन ने कहा, हां। रोशनारा ने कहा, दिखाओ। यही वह लम्हा था। नाज़नीन उठी। उस छोटे से कमरे में सुबह की रोशनी में उस जिंदगी और मौत का सवाल हो, क्योंकि था। उसके पांव जमीन पर पड़े, उसके हाथ हवा में उठे, उसकी आंखें उस नाच में डूब गईं जो उसने बचपन से सीखा था। 2 मिनट, 3 मिनट। रोशनारा ने हाथ उठाया और वह रुकी। रोशनारा चुप रही। फिर उसने कहा, नाम? नाज़नीन ने एक पल रुककर कहा, नूरी। रोशनारा ने फिर देखा। उसकी आंखों में, उसके हाथों में, उसके चेहरे पर फिर एक छोटी सी मुस्कान आई, पेशेवर, गर्म नहीं। और उसने कहा, जुमे की रात, तीसरे पहर यहां आ जाना। नाज़नीन ने बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली, एक कदम और उसके बाप की तरफ। है के अंदर। जुमे की रात आने से पहले नाज़नीन के पास 2 दिन थे। उसने वह 2 दिन बर्बाद नहीं किए। वह शाहनगर के बाजारों में घूमती रही, एक आम मुसाफिर की तरह, खरीदारी करती हुई, इधर उधर देखती हुई। लेकिन उसकी आंखें और कान हमेशा काम कर रहे थे। उसे महल के बारे में जानना था, कितने पहरेदार हैं, कहां होते हैं, महल के अंदर का ढांचा कैसा है, बादशाह इस्कंदर का दीवान खाना कहां है, उसके निजी कमरे किस हिस्से में हैं। यह सब जानकारी बाजार में मिलती है, दुकानदारों की बातों में, पानी भरने वाले नौकरों की गपशप में,
सराय में बैठे मुसाफिरों की बेध्यानी में। उसने सुना, जोड़ा, समझा। पहले दिन उसे पता चला कि महल के पूर्वी हिस्से में बादशाह का दरबारी दफ्तर था, जहां कागजात रखे जाते थे, जहां मुंशी काम करते थे, जहां शाही मोहरें, घोड़े और अहम दस्तावेज होते थे। दूसरे दिन उसे पता चला कि जुमे की रात के जश्न में नाचने वाली लड़कियां पश्चिमी दरवाजे से दाखिल होती थीं और उन्हें बड़े दीवान खाने में ले जाया जाता था, जो महल के बीच में था। दीवान खाने से पूर्वी हिस्से तक जाने के लिए एक लंबा गलियारा था, जो एक छोटे बाग से गुजरता था। रात को उस बाग में पहरेदार कम होते थे, क्योंकि जश्न की रात सब पहरेदार दीवान खाने के आसपास होते थे। यह काफी था, एक रास्ता था। जुमे की शाम को नाजनीन रोशनारा के घर पहुंची। वहां 4 और लड़कियां थीं। सब एक दूसरे को जानती थीं, आपस में हंसती बोलती थीं। नाजनीन उनके बीच बैठी, मुस्कुराती रही, कुछ बातें की, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। रोशनारा ने सबको तैयार किया, लिबास, जेवर, रंग। नाजनीन को एक गहरे नीले रंग का लिबास दिया गया, जिस पर चांदी के काम थे। उसने पहना, आईने में देखा। वह खुद को नहीं पहचानी, या शायद यही जरूरी था। रोशनारा ने जाने से पहले सबको हिदायत दी, महल में किसी से ज्यादा बातें नहीं, बादशाह सलामत जो हुक्म दें, किसी के कमरे में मत जाओ, जश्न खत्म हो तो फौरन वापस, समझी? सबने हां कहा। नाजनीन ने भी हां कहा, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह हिदायत तोड़नी होगी। महल की तरफ जाने के लिए एक बड़ी पालकी थी, जिसमें सब बैठी। रास्ते में नाजनीन ने पर्दे की झिर्री से बाहर देखा। शाहनगर रात में अलग ही लगता था, जगमगाता हुआ। लेकिन उस जगमगाहट में एक अजीब खालीपन था। सड़कें चौड़ी थीं लेकिन खाली थीं। लोग जल्दी घर जाते थे, क्योंकि रात को बाहर रहना पसंद नहीं था। यहां पहरेदारों के डर से नहीं, बल्कि उस इंसान के डर से जो उन पहरेदारों का मालिक था। महल का पश्चिमी दरवाजा बड़ा था। पहरेदारों ने पालकी रोकी, रोशनारा से बात की, एक कागज देखा और दरवाजा खुल गया। नाजनीन महल के अंदर थी। पहली नजर में महल ने उसे चौंका दिया। इतना बड़ा, इतना ऊंचा, लेकिन उस रोशनी में एक ठंडक थी, पत्थर की, जो गर्मी नहीं देती। दीवारें बड़ी थीं, नक्काशी भारी थी, लेकिन कहीं कोई फूल नहीं था, कोई नर्म रंग नहीं था। इस्कंदर का महल एक किले जैसा था, सुंदर, लेकिन एक ऐसी सुंदरता जो दबाती है। बड़े दीवान खाने में जश्न शुरू हो चुका था। मेहमान बैठे थे, बड़े अमीर, फौजी अफसर, कुछ विदेशी ताजिर। बीच में एक बड़ा मंच था। नाजनीन और बाकी लड़कियां एक किनारे पर बैठाई गईं जब तक उनकी बारी न आए। इस्कंदर अभी नहीं आया था। उसकी कुर्सी खाली थी, एक बड़ी भारी सोने की कुर्सी जो बाकी सबसे ऊंची थी। नाजनीन ने बैठकर महल का नक्शा दिमाग में बनाया। सामने दरवाजा था जिससे वे आई थी। पीछे 2 दरवाजे थे, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। उसे याद था कि बाजार में सुनी बात के मुताबिक पूर्वी हिस्सा दाईं तरफ था। उस दरवाजे की तरफ पहरेदार था। एक जश्न शुरू हो जाए तो उसका ध्यान भटकता था। तभी मौका था। तभी एक आहट हुई और पूरा दीवान खाना उठ खड़ा हुआ। इस्कंदर आया। नाजनीन ने उसे पहली बार देखा और एक पल के लिए उसकी सांस रुकी। इस्कंदर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा था कोई मोटा, घमंडी, बदशक्ल आदमी होगा, लेकिन इस्कंदर लंबा था, गोरा था, काली दाढ़ी में उसका चेहरा एक तरह से रौबदार था। उसकी आंखें गहरी, तेज, ठंडी। उसने कमरे में एक नजर डाली, जैसे कोई अपनी दुकान देखता है, सब चीजें हैं या नहीं। वह चला, बैठा, इशारा किया और जश्न शुरू हो गया। नाजनीन ने उस आदमी को देखा और अंदर से एक जलन महसूस की, एक गहरी, शांत जलन। यही वह था जिसने उसके बाप को जंजीरों में डाला था। यही वह था जिसने झूठ बुना था। उसने नजर हटा ली। अभी वक्त नहीं था जज्बात का। इस्कंदर के थोड़ी देर बाद एक और शख्स दीवान खाने में दाखिल हुआ। एक नौजवान, लंबा, लेकिन इस्कंदर जितना नहीं। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखें वैसी ही गहरी, लेकिन उनमें वह ठंडक नहीं थी जो इस्कंदर की आंखों में थी। उनमें कुछ और था, एक उलझन, एक बेचैनी। वह आया, इस्कंदर के बगल वाली कुर्सी पर बैठा और अपने बाप की तरफ देखा। इस्कंदर ने उसकी तरफ एक नजर डाली, न प्यार की, न नफरत की, बस एक इत्तला की तरह कि तुम आ गए। नाजनीन ने उस नौजवान को देखा। उसे पता था यह शहजादा सलीम था। उसने महल के दाईं तरफ के दरवाजे को देखा। पहरेदार अब थोड़ा आगे खिसक आया था।
जश्न देखने के लिए। उसने उस गलियारे की तरफ नजर दौड़ाई जो बाग की तरफ जाता था। अंधेरा था, लेकिन जाया जा सकता था। तभी उसकी नजर सलीम से मिली। वह उसे देख रहा था, ध्यान से, लेकिन एक अजीब तरह से। न वह नजर जैसे महल के बाकी मर्द देखते थे, बल्कि एक सोचती हुई नजर, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। नाजनीन ने नजर फेर ली, सलीम ने भी। नाजनीन की बारी आई। हाथ हवा में। दीवान खाने में एक खामोशी आई। वह खामोशी जो किसी चीज को देखते हुए आती है जब देखने वाला भूल जाता है कि वह सांस भी ले रहा है। इस्कंदर ने एक पल के लिए अपनी उंगलियां थमाई। वह शराब का प्याला उठा रहा था, रुक गया। सलीम ने देखा और उसकी आंखों में वह उलझन और गहरी हो गई। नाच खत्म हुआ, तालियां हुई। इस्कंदर ने एक इशारा किया और एक खादिम ने नाजनीन को पास बुलाया। नाजनीन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। वह इस्कंदर के सामने गई। इस्कंदर ने उसे ऊपर से नीचे देखा, उसी नजर से जैसे उसने पूरे कमरे को देखा था, एक जायजा लेती नजर। नाम? इस्कंदर ने पूछा। नूरी, नाजनीन ने कहा। कहां से आई हो? परदेश से हुजूर, रोशनारा बाई के दल के साथ। इस्कंदर ने एक पल देखा, फिर कहा, अच्छा नाचती हो, और नजर हटा ली। यही उसकी तारीफ थी, 2 लफ्ज। नाजनीन पीछे हट गई, लेकिन जब वह पीछे हटी तो उसकी आंख एक लम्हे के लिए सलीम से मिली, और सलीम की आंखों में कुछ था, कोई सवाल था जो उसने बोला नहीं। जश्न आगे बढ़ा। नाजनीन वापस अपनी जगह बैठ गई। उसने वक्त का हिसाब लगाया। आधे घंटे बाद जश्न अपने जोर पर होगा, तब लोगों का ध्यान भटका हुआ होगा, तब वह निकलेगी। लेकिन 15 मिनट बाद कुछ हुआ जो उसने नहीं सोचा था। सलीम उठा और दीवान खाने से बाहर निकल गया, उसी दरवाजे से जिससे नाजनीन को जाना था। नाजनीन रुकी। यह मुश्किल था। अगर सलीम उस गलियारे में था तो उसे देख सकता था। उसने इंतजार किया 10 मिनट, फिर तय किया, चाहे कुछ भी हो, वक्त नहीं था। वह उठी। उसने खादिम से कहा, तबीयत ठीक नहीं, जरा बाहर जाना है। खादिम ने उसे देखा, कुछ सोचा, फिर सिर हिला दिया। नाजनीन दाईं तरफ के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पहरेदार उस वक्त एक दूसरे से बात कर रहा था। वह बिना रुके, बिना देखे गलियारे में दाखिल हो गई। गलियारा लंबा था और अंधेरा। दूर से दीवान खाने का संगीत सुनाई दे रहा था, धीमा धीमा होता हुआ। उसके कदमों की आवाज पत्थर पर हुई तो उसने धीरे चलना शुरू किया। गलियारे के आखिर में एक छोटा दरवाजा था जो बाग में खुलता था। उसने उसे धीरे से खोला और बाहर निकली। बाग में रात की ठंड थी, पेड़ों की परछाई थी, दूर 1-2 मशालें थीं, पहरेदारों की, लेकिन वे दूसरी तरफ थे। नाजनीन ने एक पल रुककर अपनी सांस ठीक की, फिर बाग पार करके पूर्वी हिस्से की दीवार की तरफ बढ़ने लगी। यहां क्या कर रही हो? आवाज इतनी करीब से आई कि नाजनीन के पांव जम गए। वह मुड़ी। एक पेड़ के साए में सलीम खड़ा था, हाथ में शराब का एक प्याला, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल होशियार थीं। नाजनीन ने 1 सेकंड में सोचा, भागना नहीं था, वह उसे पकड़ सकता था, झूठ बोलना था, लेकिन क्या? उसने कहा, हुजूर तबीयत ठीक नहीं थी, बाहर आई थी हवा के लिए। सलीम ने उसे देखा, उसी सोचती हुई नजर से। दीवान खाने से बाहर निकलकर सीधे बाग में। हवा के लिए तो बरामदा काफी था। नाजनीन चुप रही। सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम पहले यहां नहीं आई। नूरी, ये नाम भी शायद असली नहीं, और तुम्हारी आंखें, नाचते वक्त तुम्हारी आंखें महल को माप रही थीं। यह वह नहीं था जो नाजनीन ने सोचा था। यह शहजादा देख रहा था और देखकर समझ रहा था। वह ज्यादा होशियार था जितना उसने सोचा था। नाजनीन ने एक फैसला किया, झूठ से काम नहीं चलेगा, कम से कम पूरा झूठ नहीं। उसने कहा, हुजूर मुझे एक काम से यहां आना पड़ा, एक जरूरी काम। कौन सा काम? जो मैं आपको नहीं बता सकती। सलीम ने प्याला नीचे रखा, एक पत्थर की दीवार पर, और उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ा। उसकी आंखों में अब एक और चीज थी। वह उलझन जो दीवान खाने में थी, वह और गहरी हो गई थी। तुम यहां जासूस हो? उसने पूछा। आवाज में कोई आरोप नहीं था, बस एक सीधा सवाल। नाजनीन ने कहा, नहीं। तो क्या हो? नाजनीन ने एक पल रुककर उसे देखा। वह तय नहीं कर पा रही थी कि इस पर भरोसा करे या न करे,
लेकिन यह शख्स उसे अभी चाहे तो पकड़वा सकता था, और उसने नहीं किया, अभी तक नहीं। उसने कहा, एक बेटी हूं जिसका बाप बेगुनाह कैद में है। सलीम रुका, कुछ बदला उसके चेहरे पर। कौन है तुम्हारा बाप? वजीर मुराद अली, नूरानी शहर के। सलीम की आंखों में एक पल के लिए कुछ कौंधा, पहचान का एक लम्हा। उसने कहा, वह वजीर जिन पर जासूसी का इल्जाम है, झूठा इल्जाम, और वह झूठ यहीं से बुना गया। नाजनीन की आवाज में कांपन नहीं था, बस एक सच्चाई थी, नंगी और सीधी। सलीम एक लंबे वक्त तक चुप रहा। वह आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे किसी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, जाओ। नाजनीन चौंकी। मतलब जो करना है करो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नाजनीन ने उसे देखा, समझने की कोशिश में। यह क्यों? यह शहजादा था इस्कंदर का, उसी का बेटा जिसने सब कुछ किया था। यह उसका साथ क्यों दे रहा था? सलीम ने जैसे उसका सवाल पढ़ लिया। उसने कहा, मेरे बाप की हर चाल से मैं वाकिफ नहीं, लेकिन जो मुझे पता है उससे मैं खुश नहीं हूं। इतना काफी है। वह मुड़ा और चला गया, बाग से वापस महल के अंदर। नाजनीन कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर उसने खुद को हिलाया। वक्त नहीं था। वह पूर्वी हिस्से की दीवार के करीब पहुंची। एक छोटा दरवाजा था, बंद, लेकिन बाहर से कुंडी थी। उसने खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, एक गोदाम जैसा, जिसमें कुछ संदूक और कागजों के बंडल थे। यह दफ्तर नहीं था, यह दफ्तर का पिछला हिस्सा था। उसने आगे बढ़कर एक और दरवाजा देखा, लकड़ी का, भारी। उसने कान लगाया, अंदर कोई नहीं था। उसने धीरे से खोला। दरबारी दफ्तर, बड़ा कमरा, लंबी मेजें, उन पर कागजों के ढेर, एक दीवार पर अलमारियां, बंद, लेकिन एक खुली हुई। ऊपर मशाल जल रही थी, एक काफी रोशनी के लिए। नाज़नीन ने काम शुरू किया। उसे नहीं पता था वह खत किस शक्ल में होगा। एक कागज, एक बंद लिफाफा, एक मुहरबंद दस्तावेज। उसने मेजों के कागज देखे, तेजी से, लेकिन बिना हड़बड़ाए। ज्यादातर दरबारी हुक्मनामे थे, फौजी रिपोर्टें थीं, शिको तजारती कागजात थे। खुली अलमारी में उसने एक लकड़ी का संदूक देखा, छोटा, ताले वाला, लेकिन ताला खुला था। उसने संदूक खोला। अंदर कागजों का एक बंडल था जो एक लाल डोरी से बंधा था। उसने डोरी खोली और कागज पलटने शुरू किए। पहला, एक फौजी रिपोर्ट। दूसरा, एक ताजिर से पत्र। तीसरा। नाज़नीन रुकी। तीसरे कागज पर ऊपर लिखा था, नूरानी शहर, वजीर के खिलाफ, अंजाम। उसके हाथ कांपे एक लम्हे के लिए, फिर उसने खुद को थामा और पढ़ना शुरू किया। वह पूरा खाका था। किस तरह खत बनाया गया, किस मुंशी ने मुराद अली की लिखावट की नकल की, किस तरह गवाह चुने गए और क्या क्या देने का वादा हुआ। और सबसे अहम, अमीर जफर का नाम, अमीर सरताज का नाम, अमीर दिलावर का नाम, और उन्हें दिए गए पैसों का हिसाब इस्कंदर की मुहर के साथ। यही था वह सबूत जो उसके बाप को बचा सकता था। नाज़नीन ने वह कागज अपने लिबास के अंदर छुपाया, करीने से, सीने के करीब। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद कमरे में सुनाई दे। उसने बाकी कागज वापस रखे, डोरी बांधी, संदूक बंद किया। सब कुछ वैसा ही जैसा था। वह मुड़ी और दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा था। बड़ा आदमी, हाथ में भाला, आंखों में सवाल और शक दोनों। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? नाज़नीन ने एक सेकंड में सोचा। एक सेकंड, फिर उसने कहा, जश्न से भटक गई हुजूर, रास्ता नहीं मिल रहा था। भटककर दफ्तर में आ गई? दरवाजा खुला था, मैंने सोचा शायद यहां से रास्ता हो। पहरेदार ने उसे देखा, उसका हाथ भाले पर था। नाज़नीन ने उसकी आंखों में झांका, डरी नहीं, टिकी रही। एक लंबा पल गुजरा, फिर पहरेदार ने कहा, चलो। वह उसे वापस दीवान खाने की तरफ ले चला। नाज़नीन चलती रही, शांत कदमों से, जैसे उसके सीने में कोई तूफान न हो। उसके अंदर वह कागज था और उसे बाहर नहीं आने देना था। लेकिन दीवान खाने में पहुंचने से पहले गलियारे में ही पहरेदार रुक गया और उसने एक और पहरेदार को इशारा किया। वे दोनों मिले, कुछ फुसफुसाए।
नाजनीन ने सुना, दफ्तर में मिली बादशाह सलामत को बताना होगा। यह मुश्किल था, बहुत मुश्किल। वे उसे इस्कंदर के सामने ले जाने वाले थे। नाजनीन ने तेजी से सोचा, भागना। अभी 2 पहरेदार थे, गलियारा लंबा था, दरवाजे पर और पहरेदार होंगे। रोना, गिड़गिड़ाना, इस्कंदर के महल में यह काम नहीं करेगा। झूठ, शायद, लेकिन किस तरह का? तभी वही आवाज आई जो बाग में आई थी। रुको। सलीम गलियारे में आया, हाथ में कुछ नहीं, चेहरे पर वही शांत भाव। पहरेदारों ने झुककर सलाम किया। सलीम ने कहा, यह मेरे साथ है, मैं ही इसे यहां लाया था। पहरेदार ने कहा, लेकिन शहजादे सलामत, यह दफ्तर में। मैंने कहा, यह मेरे साथ है। सलीम की आवाज में एक ऐसा लहजा था जो बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा, फिर झुककर हट गए। सलीम ने नाज़नीन की तरफ देखा और उसकी आंखों में वह उलझन थी, लेकिन उस बार उसमें कुछ और भी था। एक तरह का हल जो उसने खुद चुना था और जिससे वह खुद हैरान था। नाज़नीन ने धीरे से कहा, शुक्रिया। सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दीवान खाने में वापस जाओ, जश्न खत्म होने पर चले जाना, और जो भी ले आई हो उसे संभाल कर रखना। नाज़नीन ने उसे देखा, वह जानता था, वह समझ गया था। आप, वह बोलने लगी। जाओ, सलीम ने कहा। उसकी आवाज में एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो बहुत लंबे अरसे से जमी हो। नाज़नीन वापस दीवान खाने में चली गई। वह अपनी जगह बैठी, बाकी जश्न देखती रही, और उसके सीने में वह कागज रहा, वह सबूत जो उसके बाप की जिंदगी था। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन एक अलग तरह से, डर से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो तब होता है जब आदमी एक बहुत लंबी, बहुत अंधेरी सुरंग में एक रोशनी देख ले। जश्न खत्म हुआ, रोशनारा का दल उठा, नाज़नीन भी उठी। वे पालकी में बैठे और महल से बाहर निकले। नाज़नीन ने महल के दरवाजे को पीछे से देखा, वह बड़ा रौबदार दरवाजा जो बंद हो रहा था। उसने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा। महल की एक खिड़की में एक परछाई थी, कोई खड़ा था। नाज़नीन को नहीं पता था कि वह सलीम था या कोई और, लेकिन उसने महसूस किया कि आज की रात एक ऐसी गांठ बांधी गई थी जो शायद इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। रात के सन्नाटे में पालकी चलती रही। नाज़नीन ने अपना हाथ सीने पर रखा, उस कागज पर जो उसकी पसलियों के करीब था। उसने आंखें बंद की। अब वापस जाना था। अब वह लड़ाई लड़नी थी जो दरबार में लड़ी जा सकती थी, सबूत के साथ, सच के साथ। लेकिन उसे एक बात और पता थी, वह जो कागज लेकर निकली थी, उसके जाने का पता जल्द या देर में इस्कंदर को चलेगा, और तब क्या होगा यह वह सोच रही थी। सच की जीत और 2 दिलों का फैसला। सराय में पहुंचकर नाज़नीन ने दरवाजा बंद किया और पहली बार उस कागज को पूरी रोशनी में खोलकर देखा। मशाल की पीली रोशनी में वे अल्फाज चमक रहे थे जो उसके बाप की बेगुनाही का सबूत थे, और 3 अमीरों की गद्दारी का और इस्कंदर की साजिश का। उसने एक एक लफ्ज पढ़ा, धीरे धीरे, ध्यान से। तारीखें थीं, नाम थे, रकमें थीं, और सबसे नीचे इस्कंदर की मुहर थी, वह उकाब जिसके पंख खुले थे। नाज़नीन ने उस मुहर को देखा और एक लंबी सांस ली। यह था, यह काफी था। इसे नूरानी शहर के किसी भी काजी के सामने रखा जाए, किसी भी इंसाफ पसंद आदमी के सामने रखा जाए, तो सच खुद बोलेगा। उसने कागज को दोबारा तह किया और उसे अपने कपड़ों की अंदरूनी परत में सिल दिया। एक सुई धागा उसकी पोटली में था, उस हाथ से काम आया। यह काम करते हुए उसके हाथ कांपे नहीं। उसका दिमाग उस वक्त एक ऐसी जगह था जहां डर नहीं पहुंचता, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ काम होता है, सिर्फ मकसद होता है। रात के बाकी घंटे उसने जागते हुए गुजारे। उसने सोचा कि सुबह होते ही निकलना होगा। सलामत की बैलगाड़ी अगले दिन थी, उसे जल्दी पकड़नी होगी। नूरानी शहर तक 2 दिन का रास्ता था, 2 दिन जिनमें उसे यह कागज सलामत रखना था, और खुद को भी। उसे यह भी पता था कि इस्कंदर को देर सवेर पता चलेगा कि दफ्तर में कोई गया था, और उसके दिमाग में पहला नाम शायद उस नई लड़की का आएगा जो रोशनारा के दल में पहली बार आई थी। यानी वक्त कम था। भोर होते ही वह उठी। सराय का मालिक सोया हुआ था। उसने चुपचाप अपनी पोटली उठाई। वह लिबास जो उसने रात को पहना था
उसे उतारकर अपने पुराने सफर वाले कपड़े पहने बाहर निकल गई। शाहनगर की सुबह ठंडी थी और धुंधली, गलियां खाली थीं। वह तेज कदमों से उस जगह की तरफ चली जहां सलामत की बैलगाड़ी खड़ी थी। सलामत वहां था, बैल को पानी पिला रहा था। उसने नाज़नीन को देखा और बिना कुछ पूछे इशारा किया कि बैठ जाओ। नाज़नीन बोरों के बीच बैठ गई। बैलगाड़ी चल पड़ी। शाहनगर के दरवाजे पर पहरेदार ने एक नजर डाली। माल लदी बैलगाड़ी, एक बूढ़ा गाड़ीवान। उसने जाने दिया। नाज़नीन ने पीछे मुड़कर एक बार देखा जब शाहनगर का दरवाजा पीछे छूट रहा था। उसने सोचा, मैं आई थी अकेली, जा रही हूं अकेली, लेकिन जो लेकर जा रही हूं वह अकेली नहीं है। उसमें उसके बाप की जिंदगी है, उसके मुल्क का सच है। रास्ते में पहले दिन कुछ नहीं हुआ। बैलगाड़ी चलती रही, रास्ता कटता रहा। नाज़नीन को भूख लगी तो उसने रोटी खाई, बिना स्वाद के। उसे नींद आई तो उसने बोरों के बीच आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई, सिर्फ एक हल्की बेहोशी जो थकान से आती है। उसके जहन में बारी बारी तस्वीरें आती रहीं। अपने बाप का चेहरा जब वे जा रहे थे, दरबार में बादशाह की आंखें, इस्कंदर की ठंडी नजर, कुछ सलीम, वह शहजादा जिसने 2 बार उसे बचाया और कभी कुछ मांगा नहीं। दूसरे दिन दोपहर को जब बैलगाड़ी एक छोटे से कस्बे के पास से गुजर रही थी, नाज़नीन को पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसने बोरों के बीच से झांक कर देखा। 3 सवार थे, तेजी से आ रहे थे। उनके कपड़े शाहनगर के पहरेदारों जैसे थे। उसका दिल डूबा। सलामत ने भी सुना था। उसने गाड़ी की रफ्तार नहीं बदली, बस कंधे थोड़े झुका लिए जैसे बूढ़े करते हैं जब कुछ देखना नहीं चाहते। तीनों सवार पास आए, गाड़ी के बराबर आए, रुके। एक ने पूछा, रुको, कहां से आ रहे हो? सलामत ने कहा, शाहनगर से सरकार, माल बेचकर वापस जा रहा हूं। गाड़ी में कोई और है? सलामत ने कहा, सामान है, देख सकते हैं। नाज़नीन बोरों के बीच लगभग लेटी हुई थी। एक बड़े बोरे को अपने ऊपर खींच लिया था। उसकी सांस रुकी हुई थी। उसने छुरी को हाथ में लिया, वह छुरी जो उसके बाप की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह काम आएगी, लेकिन हाथ में होने से एक हिम्मत आती थी। सवारों में से एक ने घोड़े से उतरकर गाड़ी के पास आने की कोशिश की। तभी, रुको, एक और घोड़े की टाप और एक आवाज जो नाज़नीन ने पहचानी, सलीम। वह एक अकेला सवार था, लेकिन उसके कपड़े शाही थे और उसकी आवाज में वह लहजा था जो सुनने वाले को बिना कुछ सोचे रुका देता है। पहरेदारों ने झुककर सलाम किया। सलीम ने कहा, यह गाड़ी मेरी नजर में है, इसे जाने दो। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। एक ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन शहजादे सलामत, बादशाह का हुक्म है कि। बादशाह का हुक्म मुझे पता है। सलीम की आवाज में अब एक ऐसी बात थी जो साफ थी। वह डरा नहीं था। और तुम्हें पता होना चाहिए कि बादशाह के बेटे की बात भी हुक्म होती है। जाओ। एक लंबा पल, फिर पहरेदार हट गए, घोड़े मुड़े और दूर हो गए। सलामत ने गाड़ी आगे बढ़ाई। नाज़नीन ने बोरे के नीचे से महसूस किया कि गाड़ी चल रही है। उसने सांस ली, एक लंबी कांपती हुई सांस। कुछ देर बाद जब कस्बा पीछे छूट गया और रास्ता खुला हो गया, सलामत ने गाड़ी थोड़ी धीमी की। नाज़नीन ने बोरा हटाकर देखा। बाहर सलीम का घोड़ा गाड़ी के बराबर चल रहा था। नाज़नीन उठकर बैठी। उसने सलीम को देखा, सलीम ने उसे देखा। नाज़नीन ने कहा, आप यहां क्यों आए? सलीम ने कहा, रात को जब जश्न खत्म हुआ, मुझे पता चला कि दफ्तर में किसी के जाने की खबर हुई है। मुझे पता था कि सुबह तक खोज शुरू होगी। आप मेरे पीछे आए? हां। क्यों? सलीम एक पल चुप रहा। घोड़ा चलता रहा, रास्ता कटता रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि जो सच है उसे पहुंचना चाहिए। और क्योंकि। वह रुका, फिर कहा, क्योंकि मेरे बाप ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। एक जुल्म को रोकने का मौका था, मैंने रोका। नाज़नीन ने उसे देखा, उस नौजवान को जो अपने बाप के महल से निकलकर एक अजनबी के पीछे चला आया था। उसकी आंखों में वह थकान अभी भी थी, लेकिन उसमें एक हल्कापन भी था, जैसे कोई बोझ उतरा हो। नाज़नीन ने कहा, अब आप क्या करेंगे? वापस शाहनगर जाएंगे? सलीम ने एक पल रुककर आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, नहीं। नाज़नीन समझ गई। वे आगे बढ़ते रहे।
एक बैलगाड़ी और एक घोड़सवार उस रास्ते पर जो नूरानी शहर की तरफ जाता था। नूरानी शहर की सरहद पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। शहर के दरवाजे पर नूरानी शहर के पहरेदार थे, जिन्होंने सलामत को पहचाना और गाड़ी को आसानी से अंदर आने दिया। शहर में दाखिल होते ही नाज़नीन ने एक लंबी सांस ली। यह उसका शहर था। इसकी हवा में एक पहचानी सी खुशबू थी, लेकिन अभी काम बाकी था। उसे सीधे दरबार जाना था, बादशाह के पास। लेकिन रात हो चुकी थी और दरबार सुबह लगता था। उसने तय किया कि रात घर पर गुजारेगी, झरीना के पास, और सुबह सबसे पहले दरबार जाएगी। घर पहुंचकर झरीना ने दरवाजा खोला और नाज़नीन को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने उसे गले लगाया, कुछ बोली नहीं, सिर्फ रोई। नाज़नीन ने उसे थामा और कहा, मैं कहाँ था ना, आ गई। झरीना ने उसे अंदर खींचा, पानी लाई, खाना लाई। नाज़नीन ने खाया, इस बार स्वाद के साथ, क्योंकि काम हो गया था और अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी था। सलीम को झरीना के घर के बाहर एक छोटे कमरे में ठहराया गया। झरीना ने बिना ज्यादा सवाल किए, वह समझदार थी। रात को नाज़नीन और सलीम एक बार आमने सामने बैठे, झरीना के छोटे से आंगन में, एक दिए की रोशनी में। बातें कम हुई, लेकिन जो हुई वे काफी थीं। सलीम ने बताया कि वह बरसों से अपने बाप की हरकतें देखता आया था। हर साजिश, हर जुल्म, हर वह काम जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। उसने कई बार रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस्कंदर के सामने उसकी एक नहीं चली थी। नाज़नीन ने सुना, बिना काटे, बिना फैसला सुनाए। उसने समझा कि यह नौजवान अपने बाप का दुश्मन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान था जो एक गलत जगह पैदा हुआ था और जिसने फिर भी सही चुना था। नाज़नीन ने कहा, आपने जो किया उसकी कोई कीमत होगी। सलीम ने कहा, जानता हूं। डर नहीं लगता? सलीम ने मुस्कुराया, पहली बार एक असली मुस्कान, और कहा, लगता है, लेकिन डर से ज्यादा यह एहसास है कि पहली बार कुछ सही किया। नाज़नीन ने उस मुस्कान को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ था, एक एहसास जो उस वक्त उसे नाम नहीं दे सकती थी और शायद देने की जरूरत भी नहीं थी। सुबह जल्दी नाज़नीन तैयार हुई। उसने वह लिबास पहना जो उसने पहले दिन दरबार जाते वक्त पहना था, वही सादा, शरीफाना लिबास। उसने अपने कपड़ों की अंदरूनी सिलाई को खोला और वह कागज निकाला, सावधानी से, जैसे कोई बहुत कीमती चीज निकाल रहा हो। उसने उसे एक बार देखा, वह मुहर, वे नाम, वे तारीखें, फिर उसे अपनी मुट्ठी में थाम लिया। दरबार पहुंचने पर पहरेदार ने उसे पहचाना, वही लड़की जो कुछ दिन पहले आई थी। उसने मुंह बनाया। नाज़नीन ने कहा, बादशाह सलामत को कहो कि वजीर मुराद अली की बेटी आई है और उसके पास एक ऐसा कागज है जो बादशाह को देखना जरूरी है। पहरेदार ने कहा, बादशाह सलामत अभी? नाज़नीन ने कहा, जाओ कहो। पहरेदार गया। नाज़नीन इंतजार करती रही, उस बार घबराहट से नहीं, बल्कि एक ऐसे इत्मीनान से जो किसी के हाथ में सच हो तो आता है। 15 मिनट बाद पहरेदार वापस आया। उसके चेहरे पर एक हल्की हैरानी थी। उसने कहा, अंदर आइए। बादशाह फैसल खान दरबार में अकेले नहीं थे। कुछ करीबी अमीर थे, कुछ मुसाहिब थे, लेकिन वे तीनों, जफर, सरताज, दिलावर, उस वक्त नहीं थे। नाज़नीन ने यह देखा और मन में कहा, अच्छा है। उसने बादशाह के सामने जाकर सलाम किया। बादशाह ने उसे देखा, उसी कशमकश के साथ जो पहले भी उनके चेहरे पर थी। उन्होंने कहा, नाज़नीन, तुम वापस आई हो, क्या है तुम्हारे पास? नाज़नीन ने वह कागज दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, यह वह सबूत है जो साबित करता है कि मेरे अब्बा जान पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। यह कागज शाहनगर के बादशाह इस्कंदर के अपने दफ्तर से आया है, उनकी मुहर के साथ। इसमें लिखा है कि वह खत जो दरबार में पेश हुआ किस तरह बनाया गया, किसने बनाया और किन 3 अमीरों को इसके लिए पैसे दिए गए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने कागज लिया, हाथ थोड़ा कांपा उनका, जो नाज़नीन ने देखा। उन्होंने पढ़ा, 1 पल, 2 पल, 3 पल। उनका चेहरा बदलता रहा, पहले सवाल, फिर यकीन, फिर एक ऐसा गुस्सा जो किसी को धोखा मिलने पर आता है। उन्होंने कागज रखा और एक सेवक को बुलाया। उन्होंने कहा, काजी साहब को बुलाओ। फिर दूसरे सेवक को।
अमीर जफर, अमीर सरताज और अमीर दिलावर को अभी फौरन, तीसरे को वजीर मुराद अली को उनकी जंजीरें खोलकर इज्जत के साथ। नाजनीन के घुटने कांपे, लेकिन वह खड़ी रही। काजी आए, कागज उनके सामने रखा गया। उन्होंने पढ़ा, मुहर देखी, तारीखें देखी। उन्होंने कहा, यह मुहर असली है, यह दस्तावेज प्रामाणिक लगता है। तीनों अमीर आए, घबराए नहीं थे। आए क्योंकि उन्हें नहीं पता था क्यों बुलाया गया। जब उन्होंने वह कागज देखा तो अमीर जफर का रंग पहले उड़ा, दिलावर का। उन्होंने इनकार किया, बेशक किया, लेकिन कागज में उनके नाम थे, रकमें थीं और इस्कंदर की मुहर थी जिसे वे झुठला नहीं सकते थे। और तब मुराद अली आए। नाजनीन ने उन्हें देखा और उसकी आंखें भर आईं। वे थके हुए थे, उनके कपड़े वही थे जो गिरफ्तारी के वक्त थे। कलाइयों पर जंजीर के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी, वही इत्मीनान, वही गहराई जो कभी नहीं गई थी। जब उन्होंने नाजनीन को देखा, वो रुक गए। नाजनीन उनकी तरफ बढ़ी और उसने पहली बार रोया। वह रोया जो उसने गिरफ्तारी की सुबह से रोका हुआ था। वह रोया जो दरबार में दुत्कारे जाने पर रोका था। वह रोया जो शाहनगर की रातों में रोका था। मुराद अली ने उसे बाहों में लिया और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। बादशाह फैसल खान खड़े हुए, दरबार में सब खड़े हो गए। बादशाह ने कहा, वजीर मुराद अली, इस दरबार ने और मैंने आपके साथ नाइंसाफी की। आप बेगुनाह हैं, यह साबित हो चुका है, और जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन्हें अभी इसी दरबार में जवाब देना होगा। तीनों अमीर घुटनों पर आ गए, सच के सामने नहीं, बल्कि उस सबूत के सामने जिसे वे काट नहीं सकते थे। उन्होंने माफी मांगी, रोए, बहाने बनाए, लेकिन काजी ने जो फैसला सुनाया वह साफ था। गद्दारी की सजा, महल से बेदखली और मुल्क से निकाला। मुराद अली ने एक बार भी उन तीनों की तरफ नहीं देखा। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं। जो इन्होंने किया उसका हिसाब अल्लाह के यहां होगा। मेरी फरियाद बस इतनी थी कि मेरे मुल्क को पता चले कि मैंने कभी खयानत नहीं की, और आज वह पता चल गया। दरबार में एक ऐसी खामोशी थी जो बड़ी बातों के बाद आती है। बादशाह ने नाजनीन की तरफ देखा। उन्होंने कहा, नाजनीन, तुमने जो किया यह एक बेटी का काम नहीं था। ये एक बहादुर इंसान का काम था। इस दरबार को तुम पर फख्र है। नाजनीन ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखें अपने बाप पर थीं। उसी शाम मुराद अली को दोबारा वजीर के ओहदे पर बैठाया गया। शहर में यह खबर फैली और लोग दरवाजे पर आए। वही बूढ़े, वही ताजिर, वही मोहल्ले के लोग जो हमेशा मुराद अली के दरवाजे पर आते थे। जरीना ने घर में चिराग जलाए। उस शाम घर में एक ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ दियों की नहीं थी। मुराद अली आंगन में बैठे थे, नाजनीन उनके पास थी। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने क्या क्या किया बेटा? नाजनीन ने हंसकर कहा, वही जो आपने सिखाया था। सच ढूंढना था तो ढूंढने गई। मुराद अली देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, वह कागज शाहनगर के महल से आया, अकेले नहीं ला सकती थी। किसने मदद की? नाजनीन रुकी। उसने अपने बाप को देखा। वे जानते थे या शायद बस पूछ रहे थे। उसने कहा, एक ऐसे शख्स ने जो गलत जगह पैदा हुआ था, लेकिन जिसका दिल सही था। मुराद अली ने उसे देखा एक लंबे वक्त तक, फिर कहा, कहां है वह? नाजनीन ने बताया। मुराद अली उठे और खुद जरीना के घर के उस छोटे कमरे में गए जहां सलीम था। नाजनीन पीछे पीछे गई। मुराद अली ने दरवाजा खटखटाया। सलीम ने खोला। दोनों की आंखें मिली, एक बूढ़े वजीर की और एक नौजवान शहजादे की। मुराद अली ने कहा, तुमने मेरी बेटी का साथ दिया, जान बचाई, मेरा शुक्रिया लो। सलीम ने कहा, आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी बचाई, मुझे उस जगह से निकाला जहां मैं अंदर से मर रहा था। मुराद अली ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, अंदर आओ। अगले कुछ दिन नूरानी शहर में एक अजीब किस्म की हलचल रही। शाहनगर से खबर आई कि इस्कंदर को पता चल गया था कि उसका बेटा सलीम नूरानी शहर में है और उसने साजिश के खिलाफ काम किया। इस्कंदर का गुस्सा यह तय था, लेकिन इस्कंदर को एक बात भी पता चली थी। वह दस्तावेज जो उसके दफ्तर से गया था अब बादशाह फैसल खान के पास था और उस पर उसकी मुहर थी।
यानी अगर इस्कंदर नूरानी शहर पर चढ़ाई करता तो वह खुद अपने जुर्म का ऐलान करता। मुराद अली ने बादशाह फैसल खान से कहा, बादशाह सलामत, इस्कंदर अभी कुछ नहीं करेगा, उसके हाथ बंधे हैं, लेकिन यह वक्त है कि हम उससे सीधी बात करें, एक ऐसी बात जो दोनों मुल्कों के भले के लिए हो। बादशाह ने पूछा, और सलीम? मुराद अली ने कहा, वह एक ऐसा इंसान है जो दोनों मुल्कों को जोड़ सकता है अगर उसे मौका दिया जाए। दरबार में यह बात नहीं थी, बड़ी थी, लेकिन मुराद अली की बात की अब वह इज्जत थी जो हमेशा होनी चाहिए थी। और इस बार बादशाह ने बिना किसी अमीर की तरफ देखे कहा, ठीक है, जो आप कहें। सलीम को जब यह पता चला, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने नाज़नीन से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी। नाज़नीन ने कहा, मेरे अब्बा जान को उम्मीद थी, और तुम्हें? नाज़नीन ने एक पल रुककर कहा, मुझे तुम्हारी आंखों पर उम्मीद थी, पहले दिन से। वे दोनों उस शाम झरीना के आंगन में बैठे थे, वही जगह जहां 2 रातें पहले दिए की रोशनी में बातें हुई थीं। शहर की आवाजें दूर से आ रही थीं, आसमान में तारे थे और हवा में एक ऐसी नरमी थी जो बड़े तूफानों के बाद आती है। सलीम ने कहा, मैं शाहनगर वापस नहीं जाऊंगा। वहां जो था वह मेरे लिए नहीं था, लेकिन यहां अस्सलाइन। उसने रुककर नाज़नीन की तरफ देखा। यहां क्या होगा ये मैं नहीं जानता। नाज़नीन ने कहा, जो होना चाहिए वही होगा, वक्त बताएगा। सलीम ने हंसकर कहा, तुम अपने बाप जैसी बोलती हो। नाज़नीन ने भी हंसकर कहा, यही तो सबसे बड़ी तारीफ है। हफ्ते भर में नूरानी शहर और शाहनगर के बीच एक पैगाम रसानी शुरू हुई। मुराद अली ने वह काम किया जो वे हमेशा करते थे, अमन का रास्ता ढूंढा। इस्कंदर तक जब यह पैगाम पहुंचा कि उसके बेटे को नूरानी शहर में इज्जत दी जा रही है और उसे दोनों मुल्कों के बीच एक पुल बनाया जा सकता है, तो इस्कंदर, जो एक चालाक आदमी था, समझ गया कि यह सौदा उसके लिए भी बुरा नहीं था। जंग का रास्ता बंद था उस दस्तावेज की वजह से, और अमन का रास्ता उसके बेटे की वजह से खुल रहा था। वह अमन जो 2 मुल्कों के बीच बरसों से नहीं था, उसकी बुनियाद एक नाज़नीन की हिम्मत पर रखी गई और एक सलीम की नेक नियति पर। जिस दिन दोनों मुल्कों के बीच अमन का दस्तावेज दस्तखत हुआ, मुराद अली दरबार से लौटे तो उनके चेहरे पर वह इत्मीनान था जो बहुत लंबे सफर के बाद घर पहुंचने पर आता है। नाज़नीन दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने उसे देखा और कहा, याद है तुमने मुझसे पूछा था, अगर सबूत ही झूठे हों तो क्या? नाज़नीन ने कहा, याद है, और मैंने कहा था तब आदमी को खुद वह सबूत ढूंढना पड़ता है। हां। मुराद अली ने उसका सिर चूमा और कहा, तुमने ढूंढा। वह शाम नूरानी शहर के उस पुराने मकान में बड़े सुकून से गुजरी। झरीना ने खाना बनाया, अच्छा खाना, मेहनत से बनाया। मुराद अली, नाज़नीन, सलीम तीनों एक मेज पर बैठे। खाना खाते हुए बातें हुई, आम बातें, हंसी की बातें, उन बातों का कोई जिक्र नहीं जो पिछले हफ्तों में हुई थी, जैसे उन सब ने तय कर लिया हो कि आज की शाम सिर्फ आज के लिए है। रात को जब सब सो गए और घर खामोश हुआ, नाज़नीन अपने बाप के कमरे में गई, वही कमरा जहां वह उनकी गिरफ्तारी की रात बैठी थी। उसने वही किताब उठाई, फारसी शायरी की, जो उस रात उसने बिना पढ़े पलटी थी। उसने एक पन्ना खोला और पढ़ा। एक शेर था, पुराना, सादा, लेकिन जैसे उसी रात के लिए लिखा गया हो। उसका मतलब था, जो सच की राह पर चले, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह उसी की होती है। नाज़नीन ने किताब बंद की, दिया बुझाया और पहली बार कई हफ्तों में सोई, गहरी, बेफिक्र, इत्मीनान की नींद। बाहर नूरानी शहर भी सो रहा था, एक ऐसी नींद जो अमन की होती है।